भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत एवं ज्योतिष विभाग के विभाग अध्यक्ष माननीय प्राचार्य पंडित डॉक्टर पाठक जी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस लाइव क्लास में जुड़े छात्र बंधुओं को हम अभिनंदन करते हुए आज चौथा दिन का व्याख्यान को शुरू करता हूं। पहले से तय विषय है कि वास्तु में किस किस उपकरण को कहां कहां रखा जाए और वास्तु में किस रूप से इस स्थापना हो उपकरण वगैरह की कि वास्तु सम्मत रूप से वह शुभ फल दे। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमें आपको ये बताना है कि इसके पहले आपके समझ हो चुका है ईशान कोण के बारे में, आपको समझ हो चुका है अग्नि कोण के बारे में, आपको समझ हो चुका है नैऋत्य कोण के बारे में और आपको समझ हो चुका है वायव्य कोण के बारे में। काफी हद तक आप जान चुके हैं कि ईशान में जल रखने की व्यवस्था है, परंतु एक गृह में हम जब कहां क्या रखा जाए इस व्यवस्थाओं को जब हम देखने जाते हैं तो ईशान कोण भगवान के कोण माना गया है। इसलिए ईशान कोण में यदि पूजा घर बनाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। यदि ऐसा हम पूजा घर या बहुत हल्का रूप से ईशान कोण को रखते हैं तो उस घर में सुख निरोगता की हमेशा वातावरण बनी रहती है। ईशान कोण को बहुत हल्का रखा जाना चाहिए और वहां पूजन से संबंधित जैसे मंदिर है या पूजन से संबंधित विषय जैसे ध्यान करना है या वहां ईश्वर से संबंधित विषय पर चर्चा चिंतन इत्यादि यदि हम करते रहेंगे तो वास्तुसम्मत होगा और ईशान में पूजा घर ही बनाया जाना चाहिए। हम अग्निकोण के बारे में कहेंगे कि अग्निकोण के बारे में ये नाम से ही हमें समझ है कि अग्निकोण जो है वो आग के कोना है और ये उचित है कि वहां रसोई घर बने, भोजन बने। हमारे वैदिक वास्तु के अनुसार ही भी ये कहा गया है कि यज्ञ भोजन और हवन वगैरह की स्थान दक्षिण को ही है, अग्निकोण में ही है। तो हर हाल में दक्षिण कोण में हमको रसोई घर की परिकल्पना करना चाहिए। एक वास्तुविद के रूप में अग्निकोण में रसोई घर का ही कल्पना करना चाहिए। बहुत हमको ये हम देखते हैं कि आजकल सिंक लगे होते हैं और अक्सर जो पानी वाला सिंक है वो उस अग्निकोण के घर में राइट साइड दाहिने ओर शुद्ध ईशान में पानी के सिंक होते हैं और ठीक उल्टा जिधर ईशान होना चाहिए, ईशान है पूरब उत्तर के कोना उस रूम का बनता है, वहां आग जलते देखते हैं। तो ये एक अनुचित विषय है। हर हाल में सिंक जो है उसको पूरब उत्तर के कोना में ही रखना है पानी वाला और अग्नि को हर हाल में दक्षिण और पूरब के कोना में रखा जाना चाहिए। एक विषय आपको ये अपने दिमाग में रखना है, जैसे वास्तु का हम परिकल्पना करते हैं चतुष्कोणीय भूखंड का या घर का, उसी तरह एक रूम को भी हम उसी रूप में ढालते हैं। एक रूम पर भी हम उस वास्तु नियम को स्थापित करते हैं। उस रूम का पूर्व और उत्तर के कोना को हम ईशान कोण कहेंगे, उस रूम का पूरब और दक्षिण कोना को हम अग्निकोण कहेंगे, उस रूम का दक्षिण और पश्चिम के कोना को हम नैऋत्य कोण कहेंगे, उस रूम का उत्तर और पश्चिम के कोना को हम वायव्य कोण कहेंगे। तो हमें ये हर हाल में अग्निकोण में जो रूम है उस रूम में
दक्षिण और पश्चिम के कोना में ही अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, वहां गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा वगैरह रखा जाना चाहिए। यदि ऐसे हम करते हैं तो वहां व्यवस्थित ढंग से उस वास्तु संतुलित रहेगा, शक्ति का जो अपना एसिमिलेशन है वो बना पड़ा रहेगा और उस घर में निवास करने वाले आदमी शांति और सुख से विराजमान होंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अग्नि कोण में ही इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह भी लगाया जाना चाहिए। बिजली के जो मीटर वगैरह है या जो उस रूम में भी जो छोटे स्विच वगैरह लगाना है वो सबको ईशान अग्नि कोण में यदि हम लगाते हैं तो वो बहुत शुभ फल देता है। हमें एक बात और भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तु के सामने यदि कोई बिजली के पोल लगाना है या ट्रांसफार्मर में लगाना है या जनरेटर लगाना है तो इसे भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो अग्निकोण में ही लगे। यदि अग्निकोण में नहीं लग के दूसरा किसी कोना में लगेगा तो उस वास्तु अस्त व्यस्त होगा, वो अब फैक्ट्री की वास्तु हो या वो घर के वास्तु हो। इसलिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर, स्विच जो अग्नि से संबंधित विषय है उसको हर हाल में अग्नि कोण में ही लगाया जाना चाहिए। वो घर के अंदर भी हो या घर के बाहर भी लगाना हो तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो बिजली के पोल हो या ट्रांसफार्मर हो हर हाल में अग्नि कोण में लगाया जाए। हम नैऋत्य कोण के बारे में आप लोगों से बात किया है पहले, आज फिर नैऋत्य कोण के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि ये मालिक की कोना है। हम अग्नि कोण के दक्षिण छोर में या अग्नि कोण के पश्चिम छठे छोर में माने एरियाज में हम घर के स्टोर भी बना सकते हैं। ये दक्षिण साइड में, ये पश्चिम साइड में नैऋत्य के साथ जुड़ा हुआ अंश में यदि हम स्टोर बनाते हैं तो भी एक अच्छा फलदायक स्थिति उत्पन्न करता है। माना जाता है कि दक्षिण और पश्चिम के कोना ऐसे भी भारी होना चाहिए। तो हम स्टोर की कल्पना, घर के स्टोर की कल्पना जिसमें हम अपने धन संपत्ति भी रखते हैं और घर के लिए जो हमारे अनाज वगैरह थोड़ा मोड़ा होता है उसको भी रखते हैं, तो ये नैऋत्य की से सटे या तो दक्षिण में या तो नैऋत्य सटे पश्चिम वाले कॉर्नर में हम उसको स्थापन कर सकते हैं, वहां स्टोर भी हम बना सकते हैं। अब हम वायव्य के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। वायव्य के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, आप लोगों को याद भी होगा कि वायव्य वह कोना है जहां कुछ बसता नहीं है, उसको उड़ जाना होता है, उच्चाटन की स्थिति उत्पन्न होता है, वहां लगातार आदमी रहने पर मन मालिन्य की स्थिति पैदा होता है, बहुत लंबा समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो चैत्र पर भी दोष लगने की संभावना बनती है। छोटे बच्चे रहते हैं तो बात नहीं मानते, नौकर रहते हैं तो नौकर भी काम नहीं करना चाहते। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात अवश्य ध्यान रखना है कि वायव्य कोण में वो चीज स्थापन किया जाए जिसको या तो विदा करना है या जिसके ऊपर परिवार की व्यवस्थाएं थोड़ा चिंतन कम हो। हम आपको इस बारे में एक बात करना चाहेंगे कि वायव्य में जो यदि आप टीवी लगाते हैं, टीवी माने टीवी लगावे या कोई भी इलेक्ट्रिकल गुड्स लगावे, इलेक्ट्रिकल सामान जो जैसे ये कपड़ा धोने वाले मशीन है या है बिजली से संबंधित, ये वायव्य कोण में लगाते हैं या टीवी में लगाते हैं तो आप निश्चित रहिए, ध्यान दिमाग में बनाए रखिएगा कि वो हमेशा खराब होता रहेगा। तो इसलिए वायव्य कोण में ये जो बिजली से संबंधित सामग्रियां हैं इसको भी नहीं लगाना है, इसको भी पूर्वोक्त सिद्धांत के अनुसार अग्निकोण में ही सेट करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे, वायव्य में करेंगे तो निश्चित रूप से आप जान के रखिए कि वो बिगड़ता रहेगा। वायव्य कोण में वो सब चीजों को रखी जाती है जिसको फेंका जाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए। तो अब हम आपको ये बात आप समझ रहे होंगे कि वायव्य में उस चीज में वायव्य बहुत हल्का कोण है। एक घर का जो वो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी वहां बहुत कम मिलता है, कम होता है। चुंबकीय शक्ति की जो व्यवस्था है वो भी वहां बहुत कमजोर रहता है, क्योंकि वहां सब कुछ हल्का ही होता है, इसलिए वहां सब कुछ रुक नहीं पाता। तो वायव्य कोण एक ऐसे हल्का कोण है जिस कोण पर हमें विचार करना चाहिए कि यहाँ सब ऐसा चीज रखा जाए जो चीज महत्वहीन हो और जो विदा होने वाला हो, ऐसी चीजों को हम वहां रख सकते हैं। आइए हम पानी की टंकी के बारे में आपसे बात करें। वास्तु के निर्माण के बाद पानी टंकी के बारे में भी चर्चा होना चाहिए। पानी टंकी कहाँ लगाया जाए?
पानी की टंकी जो है सर्वोच्च स्थान जो है वो पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोण के ऊपर है। पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण से सटे या नैऋत्य कोण में भी हम पानी यदि लगाते हैं ऊंचाई में, तो उससे एक फायदा ये होता है कि पूर्व की जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य की जो शक्ति है, दिव्य शक्तियां जो है वो पानी को स्पर्श करता है सर्वप्रथम। और वह पानी जब हम उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं या हम अपने काम में लाते हैं, तो उसमें दिव्य शक्ति भी समाहित होता रहता है। तो पानी के लिए, पानी की टंकी के लिए यह सर्वोच्च स्थान है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के ऊंचाई में आप हर हाल में पानी की टंकी लगाइए, उसमें सब शुभता दिखाई देगा। और पाश्चात्य वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सर्वोच्च स्थान माना गया है। विदेशों में नैऋत्य कोण में ही पानी की टंकी ऊपर लगाई जाती है। और वो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि सूर्य के प्रकाश की जो कॉस्मिक रेज है वो पानी के संस्पर्श में आकर के वो पानी में दिव्य शक्ति संपन्न एक रसायन बनता है, और उस रसायन उस परिवार में औषधि के रूप में काम करता है, समृद्धि सौभाग्य देता है। हम पानी टंकी के बारे में आपसे विचार करने के बाद बिजली की खंभा के बारे में तो हमने आगे भी बात कर रखा है, और वहां अभी भी मैं एक बात ये अवश्य कहना चाहूंगा कि से संबंधित, तपन से संबंधित हर विषय को आपको दिमाग में, पोल भी लगाना हो तो आपको अग्निकोण में ही लगाना है। आप ख्याल रखिएगा कि जब कोई बिजली या टेलीफोन का पोल या किसी भी प्रकार के पोल यदि घर के सामने आता है, यदि पूर्व दिशा में आता है या उत्तर दिशा में आता है, तो या तो सूर्य भेद पैदा करता है, नहीं तो कुबेर भेद पैदा करता है। दक्षिण और पश्चिम में यदि वो पोल लगता है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, मगर यदि ये दो कोना में लगता है तो अशुभ है। इसलिए ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि बिजली का जो खंबा है वो खंबा पूर्व दिशा में यदि आता, आपको लगाना मजबूरी है, तो आप प्रयास करिए या उस परिवार को प्रयास करवाइए कि वो हर हाल में अग्निकोण में लगाए। तो ये आपको हम एक बार और आगाह करना चाहेंगे, ये बहुत जरूरी विषय है। अग्नि के ये बिजली के खंबा के वजह से भी जो भेद पैदा होता है, उस भेद के वजह से वो पूरे वास्तु अस्त व्यस्त होता है। मैंने कुछ फैक्ट्रियों में इस तरह की स्थितियों को देखा है, और वो जो फैक्ट्री है वो अस्त व्यस्त होता रहा है। जब भी हम उसके ओनर को या वो परिवार उस व्यवस्था को ये समझाने में सक्षम हुए कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हर हाल में तुम अग्निकोण में ले चलो, और जब वो ले गए सब, तो उसके बाद ही फिर वहाँ सुंदर एक व्यवस्थित वातावरण उत्पन्न हुआ। तो हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि बिजली से संबंधित जो जो वास्तु के बाहर, निर्माण के बाहर जो पोल वगैरह लगने वाला है वो अग्निकोण पर लगाया जाना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखा जाए। हम अब कूड़ा करकट के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि आप उस कूड़ा करकट को कहाँ रखेंगे, जो ड्रेनेज बनाएंगे या चेम्बर बनाएंगे उसको कहाँ रखेंगे। तो ये आपको ये बात दिमाग में अवश्य रखना है कि कूड़ा करकट, ड्रेनेज या चेम्बर यदि आपको बनाना है, ये सब जो वेस्ट सामग्रियों के लिए, वह हर हाल में पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। आपको मैं फिर आगाह करना चाहता हूँ कि यदि ईशान कोण में, पूर्व उत्तर कोना में यदि आप कूड़ा करकट को रखते हैं या इस तरह के चेम्बर बनाते हैं या इस तरह के ड्रेनेज से संबंधित सामग्रियों को रखते हैं, तो आप निश्चिंत रहें कि परेशानियां बढ़ेगी, निरोगता की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, और उस परिवार उस वास्तु में रहने वाले आदमी अस्त व्यस्त रहेंगे। तो हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कूड़ा करकट, ड्रेनेज या चेम्बर की जो व्यवस्था बनाई जाए वह बनाया जाए। हम अब वास्तु में जो खाट वगैरह, टेबल चेयर वगैरह या ये जो स्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आपको एक बात याद रखना है, वास्तु के नियम अनुसार चौकोर ही विषय होना चाहिए। हम बहुत जगह देखते हैं डाइनिंग टेबल जो है वो गोलाकार में होता है या अंडाकार में होता है। कुछ कुर्सियां भी ऐसी देखी जाती है जो अंडाकार में है, गोलाकार में है। कुछ ये जो लुकिंग ग्लास माने ये जो
जो आईना है माने लुकिंग ग्लास जो है वो भी हम देखते हैं विभिन्न, कहीं दिल के आकार की है या और विभिन्न रूप में दिखाई देता है। जो घड़ी है, घड़ी भी बहुत ऐसे है दिल के आकार में या विभिन्न रूप में दिखाई देता है। हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि यदि आप उस घर में ये कुर्सी मेज वगैरह या जो भी फर्नीचर वगैरह की वास्तु सम्मत इस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में उनको राय देते हैं, तो आपको ये बात अवश्य ध्यान रखना होगा कि यदि वो टेबल है तो वो भी 4 कोना ही होना चाहिए, वो यदि कुर्सी है तो वो भी 4 कोना ही होना चाहिए। यदि 4 कोना नहीं होगा तो ऊर्जा का जो समायोजन है वो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाएगा और उससे केवल नकारात्मक शक्तियां ही उत्पन्न होगी जो सारे व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करेगा। इसलिए जो भी फर्नीचर की सेटिंग है वो 4 कोना वाला ही होना चाहिए, वो 5 कोना 6 कोना या गोलाकार या अंडाकार या विभिन्न आकार का नहीं होना चाहिए। हम इसी क्रम में आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हर रूम को जब आप एक वास्तु के परिकल्पना में डालेंगे तो आपको दिमाग में ये बात रखना चाहिए कि जो खाट है जिस पर उस भवन स्वामी या रूम के स्वामी सोएगा, नहीं उस खाट को लगाया जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में ही उस खाट को लगाया जाना चाहिए जो उस रूम में रहने वाला है। यदि आप में लगाएंगे तो भी अशुभ है। यदि उस खाट को आप पूरब और दक्षिण के कोना अग्निकुंड से सटे लगाएंगे तो भी अशुभ है। यदि आप वायव्य कोण में उस खाट को लगाने के प्रयास करेंगे तो उचाट वाली स्थिति हमेशा बने रहने की स्थिति बनती है, तो वो भी अशुभ है। इसलिए हर रूम में जो आप खाट पलंग की जो इंतजाम करेंगे सोने सुलाने वाला, उसमें ये अवश्य ध्यान देने योग्य बात है कि वो नैऋत्य कोण में ही सेटअप हो। उस जो खाट है उसको नैऋत्य कोण में लगाया जाए। आपको मैं पहले बता चुका है कि सर को हर हार दक्षिण किया जाए, बहुत शुभ है। वैज्ञानिक रूप से भी शुभ है, मेडिकल रूप से भी शुभ है, हमारे वास्तु सम्मत तरीका से भी शुभ है, सारे ही शुभ है। उसमें पूर्व दिशा भी शुभ है मगर 90% शुभ है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हर रूम को एक वास्तु स्टैंडर्ड वास्तु के रूप में आप परिकल्पना के साथ जो खाट है या जो पलंग है या जो चौकी है उसको हर हाल में आप उस रूम का दक्षिण पश्चिम के कोण में ही स्थापन करें, यह आवश्यक है। दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में आप स्थापन करें। अब हम थोड़ा पत्थर से संबंधित विषय पर आपसे बात करना चाहेंगे। घर में इस समय ट्रेंड भी चल चुका है, आदमी पत्थर लगाना शुरू कर दिए हैं। वास्तुशास्त्र के आधुनिक सिद्धांत या वास्तुशास्त्र के हमारे प्राचीन विधा, दोनों सिद्धांतों में पत्थर के बारे में विशेष रूप से कुछ बातें कही गई है। पत्थर के एक नाम पाषाण है। पाषाण माने आप समझ ही रहे हैं। कहने के तात्पर्य यह है कि वास्तु ये कतई परमिशन नहीं देता कि आप घर में पत्थर लगाओ। पत्थर लगाने से उस व्यक्ति के घर में रहने वाले हर व्यक्ति का दिमाग, मन, चित्त सब पत्थर जैसे बन जाता है। पूर्व काल में राजा महाराजाओं के घर में पत्थर लगाया जाता था या तो पत्थर के ही घर बनाई जाती थी। आप इतिहास देखिए, आपको समझ में आएगा कि 1 से 2 पीढ़ी तक ही उस पत्थर वाले किला में या राज दरबार में वो रह पाए, उसके बाद वो लोग नहीं रह पाए। आप में हो सकता है कोई आदमी उधर पहाड़ी क्षेत्र के हो, यदि आप उन लोगों को भी देखते हैं, यदि खाली पत्थर से वो निर्माण किया गया है तो वहां भी बहुत दिन तक रुकने के चांसेस नहीं बनती। कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होता है जिन स्थितियों की वजह से वो आदमी वहां रुक नहीं पाता और अव्यवस्था की शिकार होता है, धीरे से वो खत्म हो जाता है। 1 से 2 पीढ़ी से ऊपर पत्थर वाले निर्माण पे आदमी रह नहीं पाता है। यही वजह है कि राजा राजाओं के घर द्वार सब साफ उसी पड़े हुए हैं, आज पुरातत्व विभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। परंतु हमारे शास्त्रकारों ने मंदिर में और किला माने सैनिक किलाओं में पत्थर की व्यवहार के निर्देश देते हैं। मंदिरों में पत्थरों के प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। हमारा शास्त्र उसको समर्थन करता है
और सैनिकों की जो किला है, जहाँ मिलिट्री कैंटोनमेंट वगैरह जो है, इसमें भी पत्थर के प्रयोग का हमारे शास्त्रीय व्यवस्था है। ये इसलिए कि उस व्यक्तियों को भी पाषाण बनाना है, त्याग आ जाए तो फिर समस्याएं बढ़ेगी, नहीं निर्वहन कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो सेना एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पत्थरों की प्रयोग की जाती है। सामान्य गृह में पत्थर का प्रयोग वर्जित है। वो अलग बात है कि आदमी आजकल खूब बना रहे हैं और कहते हैं गुरु जी थोड़ा हो जाने दीजिए। उसके समस्याएं उनको ही झेलना है, हम लोग तो केवल बता सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम ये बताना चाहेंगे कि पत्थर के प्रयोग सामान्य रूप से हम गृहस्थों के लिए उचित नहीं है। किसी भी प्रकार के पत्थर के प्रयोग हम गृह निर्माण में नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो पाषाण रूपी स्थितियों की वजह से सारे कुछ पाषाण जैसे हो जाएगा, चित्त मन पाषाण जैसे हो जाएगा, उनकी व्यवहार पाषाण जैसे हो जाएगा। ये सामान्य रूप से देखा जाता है और देखा गया है। चलिए भगवान, अब हम थोड़ा सा दीवार के उबड़ खाबड़ दीवार और टूटा या फटा हुआ दीवार के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप बहुत जगह ऐसे दीवार देखेंगे जो टेढ़े मेढ़े हैं। आप बहुत जगह ऐसे दीवार देखेंगे जो कहीं ना कहीं फट गया है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ये बहुत अशुभ है। फटे हुए दीवार ये बताता है कि इस परिवार में विपत्ति आने वाला है। फटे हुए दीवार ये बताता है कि इस घर में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होता जा रहा है। फटे हुए घर या ये उबड़ खाबड़ दीवार वाला जो घर है, जो दीवारें हैं, इसके माध्यम से जो शक्तियां, जो एनर्जी एसिमिलेट होता है, वो उस घर में केवल नेगेटिव एक्टिवेशन में नकारात्मकता की जन्म देता है। इसलिए ये विचार, ये अवश्य ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कहीं उबड़ खाबड़ दीवार आपको भवन देखने की मौका मिले तो आप निश्चित रूप से उन्हें बतावें कि उबड़ खाबड़ वाला जो दीवार है इसको हटाया जाए। यदि आप फटे हुए दीवार देख रहे हैं तो आप उनको संकेत दे दें कि भाई आगे आपके साथ विपत्तियों की जमघट लगने वाली है और इसको आप जहां तक जल्दी हो सके सुधार करें, और सुधार करना आवश्यक है। तो मेरे वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार टूटे फूटे दीवार जो है वो उचित नहीं है, और टेढ़े मेढ़े दीवार भी कतई उचित नहीं है। इससे नकारात्मकता बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा और इससे काफी समस्याएं उत्पन्न होगा, जैसे बीमारी भी है। उस परिवार में एक मत न होने की भी स्थिति है, हमेशा एक उच्चाटन की स्थिति भी है, और आगे और बहुत प्रकार की समस्याओं की जन्म हो सकता है। एक बात और भी हम लोग देखते हैं, घर में आप जब इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, किसी वास्तु को देखने जाते हैं, तो वहां दीवार में सीलन भी आप देखते होंगे। ये सीलन जो है ये संकेत करता है कि इस घर में वास्तु दोष की शुरुआत हो चुकी है। वास्तु दोष में सीलन का एक अहम भूमिका है। आपसे निवेदन है कि इस तरह की स्थिति, यदि सीलन वाला जमीन आप कहीं घर देखते हैं कि दीवार में सीलन हो रहा है, तो आप उनको आगाह कर सकते हैं कि भैया बीमारी के जन्म होने वाला है, अव्यवस्था फैलने वाली है, और इस सीलन के जो कारण है उस कारण को दूर किया जाए। निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से पानी का इंटरनल जो सोर्स है वो सीलन के कारक है, फंगस पैदा कर रहा है। तो ये आवश्यक विषय है कि एक वास्तुशास्त्री के रूप में आप उनको ये समझावें कि जहां से भी ये सोर्सेस हैं पानी आने का, उसको खोज के निकाला जाए, उसको बंद किया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो आगे चल के उस सीलन से ही उस घर में रोग व्याधि, विभिन्न प्रकार के विकार, अव्यवस्था उत्पन्न होगा। तो हमारे वास्तु सिद्धांत के अनुसार हम यदि उबड़ खबड़ वाले दीवार देखते हैं, या टूटे फूटे दीवारों की स्थिति देखते हैं, या फटे हुए दीवारों की स्थिति देखते हैं, या सीलन वाले दीवारों की स्थिति देखते हैं, तो आपको सतर्क होना चाहिए और इसका सुधार, ये तो आप निदान कर दिए, इसका उपचार भी आपको वहाँ बताना चाहिए कि भैया इस टूटे फूटे दीवार को तुम सही कर दो। टेढ़े मेढ़े दीवारों की स्थिति है, इसको तोड़ के फिर नया सिरा से करो, या इसको यदि किसी भी प्रकार से
बरोबर किया जा सके, लेवल किया जा सके तो किया जा सकता है। इस पर हमें वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ध्यान देना चाहिए। आइए हम दरवाजा के बारे में आपसे बात करें। वास्तु सिद्धांत के अनुसार दरवाजा जो है वो 2 पल्ला का ही होना चाहिए। आजकल एक स्टैंडर्ड चल चुका है 1 पल्ला की दीवार। आप एक वास्तुशास्त्री के रूप में ये बात को दिमाग में भर लीजिए कि यदि 1 पल्ला वाला दरवाजा होगा तो उससे काफी नकारात्मकता की स्थिति उत्पन्न होती है और हर हाल में क्या नाम है कि दरवाजा जो है वह 2 पल्ला का होना चाहिए। आपको एक बात और बताऊं कि यदि एक के बाद दूसरा दरवाजा पीछे है तो पहला वाला दरवाजा जितना बड़ा है पीछे वाला दरवाजा उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। आपको एक बात तीसरा बात और जानना चाहिए कि एक ही लाइन में 2 से अधिक दरवाजा वास्तुशास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए 2 से अधिक दरवाजा यदि एक ही लाइन में है तो वह वास्तु के अनुरूप नहीं है। कुछ वास्तुशास्त्री के राय है कि बड़े पर्दाओं के प्रयोग से हम इसको रोक सकते हैं। संभवतः कुछ रुक जाता है, कुछ दोष कम हो जाता है, मगर ये यदि हम वास्तु निर्माण की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमें इस दरवाजे के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि दरवाजा एक लाइन में सारे दरवाजा ना हो। और एक बात और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दरवाजा जो हम बनाते हैं ये एक ही लकड़ी का बनना चाहिए। बहुत ऐसे घर हैं जिसमें कुछ लकड़ी का बनता है, कुछ लकड़ी का बनता है, कुछ पत्थर का दरवाजा का फ्रेम लग जाता है। तो ये वास्तु का विरुद्ध है। वास्तु सम्मत तरीका से यदि आप दरवाजा बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दरवाजा एक ही लकड़ी का होना चाहिए और एक रास्ता में एकाधिक दरवाजा 2 से अधिक दरवाजा नहीं होना चाहिए। ये बहुत विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी वास्तु दोष है और इस वास्तु दोष से बहुत अधिक समस्याओं की सृष्टि होती है, उत्पन्न होता है। हम वास्तु के विषय में आपको और कुछ बताने से पहले मैं फिर एक बार यहाँ भी टूट फूट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। दरवाजा की यदि फट गया हो, टूट फूट गया हो या उसमें विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो गया हो तो आपसे निवेदन है कि इस दरवाजा को पल्ला को या जो भी लकड़ी है उसको अविलंब हटवावे और नया लगावे, नहीं तो उस छोटे से दोष से ही विकट स्थितियां उत्पन्न होगी। दरवाजा में किसी भी प्रकार के चोट फोट या तोड़ फोड़ या टूटा फूटा या इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि दरवाजा के विषय में मैंने जो बात बताया है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक ही लकड़ी के सारे दरवाजा बनना चाहिए। पहला दरवाजा से दूसरा दरवाजा थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। एक ही लाइन में 2 से अधिक दरवाजा नहीं होना चाहिए। और ये दरवाजा जो है विशेष वास्तु दोष की श्रेणी में आता है, इसलिए कि घर के मूल जो प्रवाह है, जो सुखद प्रवाह है, जो हम कॉस्मिक रेज करते हैं, वो दरवाजे के माध्यम से घर में प्रवेश करता है। यदि दरवाजा में इस प्रकार के दोष होगा तो निश्चित रूप से उस वास्तु में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होने के लिए आते हैं। इसलिए दरवाजा को सुव्यवस्थित रखा जाए, दरवाजा ही उस घर का सुख शांति देने में सहायक होगा। आप तो नौजवान हैं, मगर आप लोग भी कहीं न कहीं देखे होंगे कि एक चौखट होता था दरवाजा में। पुराने जो मकान बने हैं, पुराने जमाने की जो दरवाजा है, आप उनको देखिएगा कि चौखट एक होता है। दो साइड में एक सर पर नीचे एक चौखट होता है। आज के जमाने में चौखट होता नहीं है। वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ी दोष माना जाता है। चौखट से भी नीचे के स्तर की जो नकारात्मक शक्तियां वो घर में प्रवेश नहीं कर पाता। सामान्य दृष्टि से सांप बिच्छू वगैरह वगैरह भी भीतर नहीं घुस पाता। आगे के जमाने में चौखट के पास ही एक दीपक जलाने की विधान था। संध्या के समय में सूर्यास्त से ठीक पहले एक दीपक जलाने की प्रथा थी और वह लक्ष्मी को आवाहन किया जाता था। आज चूंकि चौखट नहीं है, ये एक वास्तु दोष है और उचित यह है कि अगला जब हम कोई निर्माण के बारे में किसी से बात करें तो जो पहला दरवाजा है, जो प्रथम दरवाजा है
द्वार है उस द्वार के चौखट अवश्य होना चाहिए। चौखट होना बहुत जरूरी है, इसलिए सकारात्मक शक्ति के प्रवाह में चौखट का एक विशेष अवदान है। आप वास्तुशास्त्री हैं और आप जानते हैं कि चतुष्कोण ही सारे करामात का मूल है। तो ये 3 कोना वाले विषय जो है उचित नहीं है, वास्तु इसको स्वीकार नहीं करता। पाश्चात्य वास्तु भी ये कहता है, वेस्टर्न वास्तु यही कहता है कि चौखट दरवाजा के लिए आवश्यक शर्त है और मुख्य दरवाजा के चौखट अवश्य होना चाहिए। आइए हम खिड़की के बारे में आपसे बात करते हैं। खिड़की जो है वो हम लोग सामान्य रूप से ये समझते हैं कि खिड़की प्रकाश और वेंटिलेशन की एक जरिया है। खिड़की के माध्यम से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं और वेंटिलेशन के काम करता है, बाहर के हवा को भीतर में डालता है, भीतर वाले हवा को बाहर निकालता है। परंतु वास्तुशास्त्र के दृष्टि से ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां केवल वेंटिलेशन और प्रकाश के ही संदर्भ में नहीं है, पूरे सकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने का ये सबसे अचूक रास्ता है। तो ये अवश्य ध्यान देने योग्य बात है कि जो खिड़की है जिसको हम जंगला भी कहते हैं, ये जंगला जो है वो उस घर में शुद्धता लाता है, सौभाग्य लाता है, स्वास्थ्य लाता है, सारे सुखद विषय को घर में प्रवेश कराने में सहायक है। इसलिए जंगला के बारे में भी आपको ये बात बताना चाहेंगे कि जंगला जो है यहाँ भी वही दरवाजा जैसे सिद्धांत लागू होना चाहिए। एक ही लकड़ी का जंगला सारी ओर लगाया जाना चाहिए और आपको पूरब की दिशा में जो सूर्य की दिशा है, जो सौभाग्य की दिशा है, समृद्धि की दिशा है, प्रवेश कराने की दिशा में अधिक से अधिक जंगला लगाया जाए। और यदि ऐसा लगाया जाता है वास्तु से संबंधित जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो कभी नहीं रहेगा, उस घर में हमेशा सकारात्मक। इसलिए पूरब की दिशा में जितना अधिक जंगला लगाया जाए वो शुभ और उचित है। आइए हम उत्तर की दिशा की चर्चा करते हैं। उत्तर की दिशा चूंकि आप पहले भी जान चुके हैं कि कुबेर की दिशा है, कुबेर की दिशा में भी जितनी अधिक जंगला हो जाए उतना शुभ माना जाता है, क्योंकि धन भी आना है, समृद्धि भी आना है, सौभाग्य भी आना है, सारे सुख आना है। इसलिए उत्तर की दिशा में बहुत अधिक जंगला की व्यवस्था, यदि आप उसमें जगह मिलता है, यदि वहाँ व्यवस्था बनाया जा सकता है तो अधिक से अधिक जंगला की वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। हम पश्चिम की जंगला के बारे में ये बात करना चाहेंगे। पश्चिम की दिशा इतना उपयुक्त नहीं है, वास्तु में सकारात्मक शक्ति बहुत कम भेज पाता है। इसलिए पश्चिम की दिशा में जंगला लगे मगर कम लगे, ना तो नहीं बोला जा सकता मगर कम लगाया जाना चाहिए। दक्षिण की दिशा जो अपने आप में एक समस्या वाली विषय है, मगर आज की आधुनिक गृह निर्माण में मकान मालिक या भवन मालिक कतई नहीं माना, तो भाई कम से कम जंगला लगाने की उनको एडवाइस किया जा सकता है। परंतु उसमें यह ध्यान रखे जाना है कि वो जंगला खुले नहीं, उसमें मोटा पर्दा लगाया जाना चाहिए ताकि नकारात्मक शक्ति दक्षिण से न आवे। दक्षिण की दिशा में वास्तु तो मना करता है, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दक्षिण में जंगला न हो तो बढ़िया, मगर आधुनिक डिमांड के अनुसार भवन मालिक या व्यवस्था के डिमांड है कि दक्षिण में भी जंगला हो, तो ये अवश्य ध्यान देना वाली बात है कि दक्षिण की दिशा में जंगला हो, मगर उसमें काला कांच वाली व्यवस्था बनाया जा सकता है ताकि बाहरी प्रभाव इधर ना आ पावे। दूसरा मोटा पर्दा की प्रयोग भी किया जा सकता है ताकि उधर की प्रभाव दक्षिण के प्रभाव ना आवे, और अधिकतर समय ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जंगला। अब हम खिड़की के बारे में मोटा मोटी आप लोगों को एक आइडिया दे दिए और इसके बाद 2-3 बात और हम आपको ये दरवाजा और जंगला के बारे में बताना चाहेंगे कि जंगला को भी भीतर से ही खुलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर वाला खुलना तो विपत्ति के कारक है। जंगला को और दरवाजा को हर हाल में भीतर ओपनिंग होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखा जाना चाहिए।
जंगला हमेशा ही सम संख्या में होना चाहिए। यदि सम संख्या में हो तो उत्तम होगा। और सम संख्या वाली जंगला, एक रूप की जंगला होना चाहिए। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हम वास्तु सिद्धांत में दरवाजा के बारे में मैंने एक बात कहा है कि बड़ा वाला दरवाजा से दूसरा वाला दरवाजा थोड़ा छोटा होना चाहिए, मगर जंगला की जो परिकल्पना है उसमें जंगला एक ही रूप का होना चाहिए और इंटरनल ओपनिंग होना चाहिए, इनर इनर ओपनिंग होना चाहिए, भीतर की ओर खोलना चाहिए। हम अब थोड़ा आपसे पुराना सामान के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। आदमी लाखों रुपया से घर बनाता है, हमारे पुराने घर के सामान उठा लाता है, चौकी उठा लाता है, ये उठा लाता है, वो उठा लाता है। कुछ आदमी को मैंने ऐसा भी देखा है जो दरवाजा ही लगा देता है, पुराना दरवाजा लाके यहाँ भी लगा देता है। आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, पुराना कोई भी जगह से किसी भी प्रकार के दरवाजा, जंगला, या कोई भी वास्तु में व्यवहार योग्य पुराने विषय को आप अपने घर बनाना, यदि ऐसा लाते हैं तो दूसरों को दुर्भाग्य आप अपने घर लाते हैं, और आप निश्चिंत रहिए कि दुर्भाग्य के माया जाल में फंस जाएंगे और बड़ी दुर्दशाओं की शिकार होंगे। इसलिए वास्तु विद होने के नाते आप ऐसे आप दूसरों को सलाह देंगे, भाई पुराना कोई सामग्री इसमें मत रखो, जरूरत पड़े तो 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद ही सामग्रियां लाओ, मगर जो लाओ नया लाओ। पुराने वाले सामग्री जो है वो किसी न किसी व्यक्ति का यूज किया हुआ होता है। आप जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस वस्तु के साथ जो आदमी उसके साथ जुड़ा रहा, उसका जो एटम है, जो अणु है, उसका अंश उस वस्तुओं के साथ बना रहता है, और जब नया स्थान पर जाता है तो एडजस्ट नहीं हो पाता। इसे नया व्यक्ति के साथ वो जो विखंडन है अणु का, वो एडजस्ट नहीं होता, और इसलिए वहाँ विभिन्न प्रकार के अव्यवस्था होती है। बेहतर होगा कि आप इस बात को समझें और पुराने सामान आप प्रयोग न करें। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, दूसरों के बने कपड़ा को भी आप व्यवहार न करें। जो कपड़ा किसी दूसरे व्यक्ति को, क्यों ना आपके भाई हो या आपके पुत्र हो, दूसरे की जो कपड़ा, जो दूसरा व्यक्ति कपड़ा को धारण किया है उसको पहनता रहता है, उस कपड़ा को यदि आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप, आप अभी तो नहीं देखे हैं मगर आप देखेंगे कि उससे बहुत प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि आपको समझ में आता है कि वो निर्जीव है, मगर वो कपड़ा या वो वस्तु निर्जीव नहीं है, उसके अंदर सजीवता है और वो अपने एक्शन में आता है और एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न है। आइए पुराने सामानों से हम नए मकान को बचाने के प्रयास करें। अब आइए हम वास्तु के रंग के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। वास्तु बनाने के बाद उसमें रंग की जो परिकल्पना है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। इस विषय पर विभिन्न वास्तु शास्त्रियों की मतभेद है। चूंकि मैं भी एक लंबा समय से वास्तु के साथ जुड़ा हुआ हूँ और चूंकि मैं विज्ञान के छात्र रहा हूँ, बायोफिजिक्स को मैं बहुत गहराई से समझता हूँ। रंग विज्ञान के विषय उससे जुड़ा हुआ विज्ञान है और इसलिए मैं आपके साथ इस विषय को थोड़ा अच्छा से शेयर करना चाहूंगा। सारे विश्व में हल्का पीला रंग जो है, जिसको आप घिया रंग भी कहते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग इसी रंग से लगी जाती है। इसका एक बहुत बड़े कारण ये है कि आदमी के आंख जब इस हल्का पीला रंग पर पड़ता है तो रेटिना के माध्यम से जो रिफ्लेक्शन होता है, ब्रेन को जो संकेत जाता है, वो संकेत ब्रेन में जो एक एरिया है जिसको हम आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वहां एक विशेष तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उस प्रतिक्रिया के स्वरूप उस व्यक्ति के मन में एक चंचलता सृष्टि होती है, उत्पन्न होता है, और वहां से वो भागने की प्रवृत्ति में खड़ा हो जाता है, वो वहां से हटना चाहता है। किसी पब्लिक प्लेस जैसे डीएम साहब, एसडीएम साहब के बंगला या ऑफिस में जब आप जाते हैं, वहां यदि उस तरह का हल्का पीला रंग इसलिए व्यवहार की जाती है कि उस व्यक्ति को उनको हटाना ना पड़े कि तुम हटो। वो एक वैज्ञानिक विषय है, आदमी अपने आप वहां से हट जाता है। आप बहुत देर तक हल्का पीला रंग या घिया रंग के सामने खड़े नहीं रह सकते। आपके मन वहां से हटने के लिए बाध्य करता है। मन इसलिए बाध्य करता है, वो एक बायोलॉजिकल विषय है। वो आपके ब्रेन में एक ऐसे संकेत करता है, वो जो रिफ्लेक्शन होता है रेटिना के माध्यम से प्रकाश का, कि वो आदमी के मन में एक विचलन आता है और आदमी वहां से हट जाता है। इसलिए हम
कोई भी मकान के निर्माण में ये अवश्य प्रीफर करते हैं कि भैया ऊपर बाहर वाले हिस्सा के जो रंग है वो वैज्ञानिक रंग जो हल्का पीला रंग है उसके प्रयोग किया जाए। यदि हल्का पीला रंग के प्रयोग किया जाता है तो जितना भी सुंदर वो मकान बनावे, कुछ व्यक्ति की आदत होती है, उसके अंदर ईर्ष्या के एक स्वभाव होता है, वो ईर्ष्या से संबंधित स्टोर होता है। वो आदमी किसी और एक बार देख देता है, जिसको आप नजर दोष, अमुक दोष, समुक दोष विभिन्न नामों से जानते हैं। ऐसे भी एक प्रकार के ईर्ष्या के साथ साथ एक प्रकार के उस आदमी के बीच दिमाग में एक बेईमानी घर कर जाता है, उस बिल्डिंग के खिलाफ, उस वास्तु के खिलाफ, उस वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ। तो ये जब आप हल्का रंग के प्रयोग करेंगे तो वैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति को आप अपने ओर देखने से रोक देंगे। हल्का पीला रंग के प्रयोग आप घर के बाहर करें। सारे विश्व में तो अभी कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हो गए हैं, जैसे मैंने बिहार में जब मैं जाता हूँ तो कहीं कहीं देखता हूँ कि गुलाबी रंग के बिल्डिंग रंग दिए गए हैं, जितना इंटर कॉलेज और हाई स्कूल है। अब शायद बदला गया है, फिर हल्का पीला शुरू किया गया है। ये सब पागलपन है, उनको ज्ञान नहीं है। परंतु सारे विश्व में, नॉट ओनली इंडिया, मैं भारत के बाहर 7 देशों में गया हूँ। मैं उन देशों में भी देखा हूँ हल्का पीला रंग की ही मैंने पब्लिक बिल्डिंग देखा हूँ। पब्लिक मीन्स मैंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हल्का पीला रंग से रंगे जाते हैं। तो आप भी यदि आप इसको उस आदमी के घर को रंगने के यदि आपसे मांग करता है कि किस रंग प्रयोग किया जाए, तो आप हल्का पीला रंग के प्रयोग करेंगे। और हल्का पीले रंग के इसलिए प्रयोग करेंगे कि हल्का पीला रंग जो है वो आदमी का दिमाग को भगाता है। कोई व्यक्ति उस हल्का पीला रंग के सामने बहुत देर तक खड़ा या रुक नहीं सकता। आइए अब आप इंटरनल जो कलरेशन है, जो इंटरनल डेकोरेशन की बात आती है रंग के माध्यम से, रंग के विषय, उस पर हम विवेचना करेंगे। आज के समय में आदमी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आदमी की सोच, आदमी के विचार, आदमी के कार्य पद्धति, आदमी का सारे कुछ में कम्प्लेशन आ चुका है। कंप्लीट एक समस्याओं के घिरा हुआ व्यक्ति है। हमेशा तनाव है, हमेशा उसके दिमाग में एक प्रकार की उलझन है। चिकित्सा विज्ञान भी करता है, बायोफिजिक्स भी करता है, हमारे भारतीय वास्तु शास्त्र से संबंधित रंग विज्ञान भी करता है। एक गुलाबी रंग ये जो है वो आदमी के दिमाग को कंसंट्रेट करता है, दिमाग को संतुलित करता है। इसलिए यदि आप इंटरनल डेकोरेट करना चाहते हैं तो हल्का गुलाबी रंग से रंगे। इससे एक लाभ ये होगा कि पति पत्नी का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, माँ बेटा की भी झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, बहु वर्ष धीरे धीरे कम होता देखा जाएगा। तो चूंकि ब्रेन संतुलित हो गया तो वो जब उस रंग पर पड़ेगा और जो आप फिजिक्स का सिद्धांत है, रिफ्लेक्शन प्रकाश के जो ये होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो जो है वो पूरे व्यवस्थाओं को उलझन से मुक्त होगा, दिमाग शांत होगा, आदमी किसी चीज करने से बचेगा, झगड़ा झंझट होने से बचेगा। आपको रंग के बारे में मैं एक बात, वेस्टर्न वास्तु में एक बात कहा गया है, जो आप बैगनी रंग देखते हैं, बैगन का जो रंग है, यदि बैगन के रंग से रंगते हैं तो उस घर में उच्चाटन की स्थिति उत्पन्न होगी। मैं अपने ओर से एक बात और जोड़ना चाहूंगा भारतीय वास्तु का। हम जानते हैं या हम लोग इस चीज को प्रयोग में देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को उजाड़ना हो, उच्चाटन करना हो, तो उसके आंगन में एक अनार के पौधा लगा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यदि एक व्यक्ति के परिवार के सारे परिवार को उच्चाट करना है, उस परिवार से उत्पन्न कर देना है कि ये यहाँ से चले जाए, तो केवल बैगनी रंग के आपको कुछ नहीं, वो परिवार अपने आप उच्चाट करेगा। तो अभी और भी रंगों की चर्चा है, मगर हम उस रंगों की चर्चा पर नहीं जाएंगे, समय बहुत कम है। तो हम घर के बाहर हल्का पीला रंग के प्रयोग और घर के भीतर गुलाबी या हल्का गुलाबी रंग के प्रयोग के उसके बाद फिर एक दिन तबीयत खराब हो गया, फिर मुझे लगता है कॉलेज वाले जा रहे क्या परेशान करो, आंटी दवा लिख के दे दिए। महत्वपूर्ण आदमी पैसा बचाने की फेर में
इंजीनियर साहबों का डिजाइन जो है कई महला बिल्डिंग खड़ा करना, इसलिए उसका ऊंचाई कम करते हैं। ऊंचाई आगे के जमाना में जो राजा महाराजाओं के घर द्वार आप देखेंगे या बड़ों के घर द्वार देखेंगे तो बड़े ऊंचा में उनकी छत होता था। करके आप फ्रांसीसियों का या हमारे यहाँ जो ब्रिटेन के जो थे, इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे, उनकी जो भी बिल्डिंग आप देखेंगे, अभी बहुत बिल्डिंग है, जब आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो भी बहुत ऊंचाई में उनकी छत बनाई गई है। आप ये जान के आश्चर्य होंगे कि जितना ऊंचाई में जो मकान बना है उसके अंदर निवास करने वाले आदमी उतने महान होते हैं, उनकी सोच उतने उदारता से भरा पड़ा होता है और उनकी विचार बड़ी ऊंची होते हैं। और यही वजह है कि अंग्रेजों के विचार या हमारे राजा राजाओं के विचार या वैसे जो बड़े थे उनकी जो घर द्वार की जो उनकी ऊंचाई थी, वो ऊंचाई जो है वो वास्तु सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी के एसिमिलेशन है उसके वजह से वो सब महान होते थे। वो उनको करना नहीं पड़ता था, अपने आप महानता के वो आदमी जाते थे। तो आज के समय में हम जब निर्माण करते हैं तो अपने आप छोटे कर देते हैं छत को, इससे हमारे सोचने की दायरा संकीर्ण हो जाता है, हमारे विचार की दायरा संकीर्ण हो जाता है, हमारे सारे स्टेप जो है वो संकीर्णता दायरा में चला जाता है। आजकल आप देखते हैं ऑफिसर जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी, वो भी छोटे छोटे चैम्बर में रहते हैं। उसमें एक ही कारण है, वो छोटे चैम्बर में रहने का मतलब ही ये हो गया कि उनके अंदर संकीर्णता होगा, वो कभी बड़ा सोच ही नहीं सकते। ये हमारी बात नहीं है, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत की बात है, हमारे ऋषियों की बात है, हमारे परंपरा की बात है और आधुनिक वास्तुशास्त्र की भी बात है। घर बनाने के लिए वो आपसे छत के बारे में बात करें तो आप अवश्य बताइए कि भैया छत को जितना अधिक ऊंचा कर पाओगे उतना बढ़िया होगा। उसमें निवास करने वाले आप अपने भी देखेंगे कि ऊंचा छत वाले मकान में रहने वाले व्यक्ति और नीचे छोटे छत वाले मकान वाले व्यक्ति के मानसिक स्थिति में रात और दिन के अंतर है। आइए, जब हम किसी निर्माण के बारे में सलाह दें तो ये प्रयास करें कि ऊंचा उसकी जो छत हो काफी ऊंचाई पे हो, और यदि ऐसा होता है तो एक सुखद स्थिति है, उसमें रहने वाले, उनमें निवास करने वाले आदमी महान से महानतम होते हैं, सारे सुख उनके साथ होती है, वह दिव्य व्यक्ति होते हैं और दिव्यता के प्रकाश वो समाज में भी करते हैं और अपने परिवार में भी करते हैं। आइए हम अब आपसे वास्तु का एक विशेष पॉइंट शौचालय के बारे में बात करेंगे। शौचालय जो है वह एक मकान की विशेष आवश्यक संरचना है और शौचालय के बारे में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ईशान और नैऋत्य कोण, ये दो कॉर्नर में आप कभी भी कतई नहीं शौचालय बनाने के परमिशन देंगे। शौचालय निर्माण की ये दोनों दिशा जो है, यह दिशा उस परिवार को नरक के गर्त में डाल देगा। इसलिए आप अवश्य ये ध्यान दें कि शौचालय निर्माण हो, सेफ्टी टैंक हो या उसका सीटिंग हो, जो भी कुछ हो, वह किसी भी हालत में ना नैऋत्य में हो और ना ईशान में हो। तो अब सेफ्टी टैंक की जहां तक बात है, शहरों में तो भाई आजकल ये हो गया है, क्या नाम है कि सीवरेज वगैरह की व्यवस्था है, तो वहां भी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि नैऋत्य से वो उसके पाइप ना निकले या ईशान से उसके पाइप ना निकले। अब आइए कि शौचालय बनाए कहाँ, ये सेफ्टी टैंक स्टेबल कहाँ